आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल जासूसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों को बिल्कुल हैरान कर दिया है। बात हो रही है एक ऐसी पौराणिक नगरी की जिसे सदियों तक सिर्फ एक मिथक, एक किस्सा माना जाता था। लेकिन आधुनिक विज्ञान और समुद्र के भीतर हुई खोजों ने इसे एक सच्चा, प्रमाणित इतिहास साबित कर दिया। पूरा मामला शुरू होता है 1983 में। जरा कल्पना करें, गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरों के नीचे भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों के साथ उतरती है। जैसे ही वे नीले पानी की गहराइयों में आगे बढ़ें, उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो किसी भी एंगल से प्राकृतिक नहीं था। वहां विशाल पत्थर की दीवारें और ऐसे ढांचे मौजूद थे जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। अब इस खोज ने अचानक से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या वाकई लहरों के नीचे एक पूरी पौराणिक नगरी दफन है? ये सोचने वाली बात है कि क्या ये वही भव्य द्वारका नगरी हो सकती है जिसका जिक्र महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले किया गया था। भाग 1, स्वर्णिम नगरी की कथा। इस पूरे रहस्य की जड़ें हजारों साल पुरानी कथाओं से जुड़ी हैं। ग्रंथों के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो उसके बाद कंस के ससुर जरासंध ने गुस्से में आकर मथुरा पर एक के बाद एक पूरे 17 बार भयानक आक्रमण किए। लगातार हो रहे इन युद्धों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण ने एक बेहद सुरक्षित और बिल्कुल नई जगह तलाशने का कड़ा फैसला किया। इन कथाओं में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वह है इसका एकदम सटीक गणित। पुरानी कथाओं की माने तो कृष्ण ने समुद्र के देवता वरुण देव से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें समुद्र के बीच से 12 योजन भूमि दान में दी। अगर हम इसे आज के आधुनिक पैमाने में नापे तो ये लगभग 153.6 किलोमीटर की भूमि बनती है, जो लहरों के बीच से एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में प्रकट हुई। इस निर्माण का स्केल बिल्कुल विशाल था। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा द्वारा बसाई गई इस नगरी में 9 लाख से अधिक भव्य महल थे, और वो भी सोने, चांदी और अमूल्य रत्नों से जड़े हुए। इसके साथ ही यहाँ एकदम सीधी सड़कें, उन्नत बंदरगाह और उस समय की सबसे मॉडर्न सिंचाई प्रणाली भी मौजूद थी। भाग 2, एक श्राप और जल समाधि। खैर, सवाल यह है कि इतनी भव्य और सुरक्षित नगरी अचानक खत्म कैसे हो गई? ग्रंथों में इस स्वर्णिम शहर के विनाश के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का दिया हुआ वो विनाशकारी श्राप कि यदुवंश का नाश हो जाएगा। दूसरा, कृष्ण के पुत्र साम द्वारा एक गर्भवती स्त्री का रूप धरकर महान ऋषियों के सामने मजाक करना, जिसके नतीजे में एक लोहे का मूसल पैदा हुआ। और तीसरा, यदुवंशियों का प्रभास क्षेत्र में आपस में वो भयानक झगड़ा जिसने पूरे कुल को ही समाप्त कर दिया। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तुलना सामने आती है। एक तरफ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि श्राप और आपसी युद्ध के कारण ये महान नगरी डूब गई। वहीं दूसरी तरफ जब हम विज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो वो इसे समुद्र के जल स्तर में अचानक हुई 25 मीटर की वृद्धि, सुनामी और भयानक भौगोलिक बदलावों का नतीजा मानता है। भाग 3, खोई हुई नगरी की खोज। इस खोई हुई नगरी का पता लगाने का सफर बड़ा ही रोचक रहा है। 1930 के दशक में समुद्र के ऊपर से उड़ने वाले पायलटों ने पहली बार पानी के नीचे कुछ अजीब सी सीधी रेखाएं देखी थीं। फिर 1963 में बेट द्वारका के पास पहली खुदाई हुई, पर सबसे बड़ा सुराग मिला 1970 के दशक में, जब राजा सैंधत के 6ठी शताब्दी के एक ताम्रपत्र से पता चला कि कृष्ण यहीं निवास करते थे। और इसी आधार पर 1979 में भारत में समुद्री पुरातत्व की नींव रखी गई। और इस पूरे मिशन के महानायक थे डॉक्टर एसआर राव। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने इस विशाल समुद्री अभियान की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए के मामूली बजट से की थी। जब फंड नहीं था तो उन्होंने अपने खुद के वेतन से टीम का खाना तक खरीदा। उनका ये लंबा संघर्ष उन सभी आलोचकों के खिलाफ था जो इन ग्रंथों को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते थे। लेकिन डॉक्टर राव की मेहनत रंग लाई। 1983 से 1992 के बीच समुद्र के तल से 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवारें, 30 से ज्यादा विशाल खंभे और नेविगेशन को दर्शाने वाले 3 छेद वाले पत्थर के लंगर बरामद हुए। यही नहीं, बेहद आधुनिक जल निकासी प्रणाली और 9000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन भी मिले। इन सब ने पूरी तरह साबित कर दिया कि लहरों के ठीक नीचे एक बेहद सुव्यवस्थित प्राचीन बंदरगाह शहर सदियों से मौजूद है। यहाँ डॉक्टर रॉ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल साफ था। जब कुछ लोगों ने इस पूरे काम को सिर्फ एक मिथक को पुनर्जीवित करने की कोशिश कहा तो उनका जवाब बड़ा ही सटीक था।
उन्होंने कहा कि प्राचीन ग्रंथ सिर्फ किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। उनका तर्क था, अगर रोम, एथेंस और बेबीलोन जैसे प्राचीन शहरों की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है। भाग 4 विनाश का विज्ञान। आगे चलकर साल 2001 में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम के नेतृत्व में एक बेहद हाईटेक सर्वे किया गया। एडवांस्ड सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर्स का इस्तेमाल करके 4000 वर्ग मीटर के समुद्री तल का डिजिटल नक्शा तैयार किया गया। सबसे बड़ी बात, जब वहां मिली कलाकृतियों की कार्बन और थर्मल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग की गई तो उनके 5000 से 9000 साल पुराने होने की पुष्टि हुई। विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक्स और टेराकोटा सील ने साबित कर दिया कि यह एक बेहद उन्नत सभ्यता थी। इन सब के बीच एक आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है और वो है 25 मीटर का ये आंकड़ा। प्रोफेसर रेंस की सी लेवल राइज थ्योरी को अगर हम देखें तो आज से 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर 25 मीटर नीचे था, लेकिन 5000 ईसा पूर्व के आसपास पूरी दुनिया में अचानक से समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। ऐसा लगता है कि इसी भयानक प्राकृतिक आपदा ने दुनिया भर के कई तटीय इलाकों के साथ साथ इस भव्य शहर को भी हमेशा के लिए जलमग्न कर दिया। भाग 5 द्वारका की आधुनिक विरासत। और अब आते हैं 25 फरवरी 2024 पर। इस दिन एक ऐतिहासिक घटना हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना और एएसआई के साथ मिलकर समुद्र की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग की और ठीक उसी डूबी हुई जगह पर जाकर मोरपंख अर्पित किए। एक तरह से ये पल प्राचीन कथाओं की निरंतरता और आधुनिक विज्ञान के मिलन का एक बेहद सशक्त प्रतीक बन गया। अगर आज के समय में देखा जाए तो द्वारका एक साथ दो रूपों में मौजूद है। पानी के ऊपर एक बिल्कुल जीवंत और आधुनिक तीर्थ स्थल है जहां द्वारिकाधीश मंदिर में हर दिन 52 गज की विशाल ध्वजा बदली जाती है, और ठीक उसी के नीचे पानी की गहराइयों में सदियों से छिपी हुई वह प्रमाणित कृष्ण की खोई हुई नगरी है। यह सांस्कृतिक आस्था और वैज्ञानिक मान्यता का एक ऐसा संगम है जो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, इतिहास के पन्नों में ऐसी और कितनी पौराणिक कथाएं दर्ज हैं जो शायद सिर्फ एक किस्सा नहीं है, जो सिर्फ सही वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा सामने लाए जाने का इंतजार कर रही हैं। ये पूरी प्रस्तुति सोचने पर मजबूर करती है कि मानव इतिहास का दायरा हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है।